हेलो, कैसे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्टडी कैसे चल रही है। आप अपनी स्टडी को इसी प्रकार से जारी रखें और मेरा मानना है कि अगर आप बिल्कुल अपनी स्टडी को कंसंट्रेट से इसी प्रकार से जारी रखोगे तो एक अच्छी अचीवमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त को हम ख़राब न करते हुए हम आगे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। प्रकाश का जो चैप्टर है उसके लगभग हमने 3-4 वीडियो पढ़ लिए हैं और मैंने ये मेरा 5वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ज़्यादातर कि एक तो अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे और प्रकाश किरण का अपवर्तनांक पर निर्भरता और माध्यम के कणों पर निर्भरता। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो कलर्स है वो कलर्स हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इंद्रधनुषी कलर्स की भी इसमें थोड़ी बहुत हम एक बार पुनः बात करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा वक्त को ख़राब न करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए कि इसके अंदर हमने पहला जो है आज का टॉपिक प्रकाश किरण के रंगों की विभिन्नता की निर्भरता। किस पर निर्भरता? ये प्रकाश किरण की रंगों की विभिन्नता की निर्भरता जो होती है वो माध्यम के कणों के आकार पर होती है। किस पर होती है? माध्यम के कणों के आकार पे। देखो कि अगर इसको कहूँ कि कणों का आकार, किसका आकार? कणों का आकार। कणों का आकार की अगर बात करें, कणों का आकार, कणों का आकार, अगर कणों का आकार हो आपका बहुत छोटा हो कणों का आकार, तो जो प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर गिरेगी और माध्यम के कण बहुत छोटे हैं तो हमें कैसा कलर दिखेगा? ब्लू, नीला कलर दिखेगा। ठीक है। और आपको पता है कि नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। दूसरी, अगर कणों का आकार किसी माध्यम में बीच का हो, मध्यम हो, हम इसको मध्यम लिखें, मध्यम हो, तो अगर उस पर प्रकाश गिरे तो उसका जो कलर होगा वो होगा रेड, लाल रंग होगा। और आपको पता है लाल रंग की जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, बहुत अधिकतम होती है। अगर माध्यम के कणों का आकार होगा बड़ा तो हमें प्रकाश जो दिखेगा वो श्वेत रंग का दिखेगा। ठीक है। तो ये जो बात हमने की इसका प्रभाव टिंडल प्रभाव में भी होता है। अब ये टिंडल प्रभाव क्या है इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। टिंडल प्रभाव बहुत ज़्यादा वृक्षों वाला जो क्षेत्र होता है और सुबह सुबह जैसे प्रकाश की किरण उसके ऊपर धरती के ऊपर पड़ती है, धरती पर पड़ने के बाद में प्रकाश की किरण धरती से परावर्तित होकर वापस जब उसे जगह मिलती है जहाँ से वो परावर्तित होकर लौटती है तो प्रकाश की किरणें वास्तव में दिखाई देती है। परावर्तित प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और अगर कणों का आकार छोटा होगा तो लाल, नीले रंग की दिखाई देगी और अगर कणों का आकार मध्यम आकार का होगा तो लाल रंगों की ओर बड़ा होगा तो श्वेत। और आपको पता है प्रकाश का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसमें सातों के सातों जो कलर्स है वो विद्यमान होते हैं। और उन 7
कलर्स को हमने किसके द्वारा, हमने प्रिज्म के अंदर से इसको गुजार के देखे थे कि ये जो 7 कलर्स है वो एक पट्टी में 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंग जो है ये बेजानी, हरा, पीला। आपको पता है ये जो 7 कलर्स इंद्रधनुषी कलर्स है, और ये बन गया लाल, ये नारंगी, ये पीला, ये हरा, ये नीला, ये आपका जामुनी, ये आपका बैंगनी। ठीक है जी, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, हमने कहा था इसको स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इस क्रिया को बोला था हमने वर्ण विक्षेपण। और ये वर्ण विक्षेपण जो है आपको पता है बरसात के मौसम में वातावरण में छोटे छोटे पानी की जल की बूंदें होती है, और उसके दूसरी तरफ अगर सूर्य है तो सूर्य की प्रकाश की किरणें उस बूंद के अंदर से होकर गुजरती है। और जब भी ये इंद्रधनुषी कलर बनते हैं, इसमें घटनाएं सारी की सारी होती है। कौन कौन सी होती है, जो प्रकाश की घटनाएं होती है, चाहे वो परावर्तन की हो, परावर्तन, ठीक है, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण का मतलब 2 प्रकाश की किरणें जब आपस में मिलती है और इस प्रकार से वहां पे जो घटना होती है उसको व्यतिकरण कहते हैं। और आपके परकिरण, प्रकाश का फैलना, ये सारी घटनाएं इंद्रधनुष में होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, तो इसमें सारी घटनाओं का मिला जुला रूप ही होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो कलर्स बने हैं, लाल है और आपके नीला है, इसकी ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। और प्रकृति के अंदर भी मुख्यतः 3 ही कलर होते हैं, लाल, नीला, लाल, पीला और हरा, 3 कलर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लाल और नीले की बात करेंगे। तो देखिएगा, अब अगर इसमें देखें हम, अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती तो इसमें विचलन कोण देखो, ये विचलन कोण जो है रेड का कम है, और नीले की बात करें तो विचलन कोण, जो नीले का विचलन कोण है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा कलर्स ज़्यादा हमें दूर से दिखाई देता है और कौन सा कलर हमें कम दूर से दिखाई देता है। यानी कि नीला कलर जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे लिख दूँ लाल रंग और यहाँ पे लिख दूँ नीला रंग, तो देखिएगा कि अगर बात करें अपवर्तनांक की, इसकी अपवर्तनांक की, और इसको हम म्यू से दर्शाते हैं, तो अपवर्तनांक जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा, मैक्सिमम, और नीले का अपवर्तनांक क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो देखिएगा लैम्डा, तो इसका रेड की मैक्सिमम होगी और इसकी ब्लू की मिनिमम। मैं बता देना चाहता हूं कि जो लाल रंग की वेवलेंथ इतनी लंबी होती है कि हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, हमारी आंखों तक इसकी वेवलेंथ पहुंच जाती है और हमें लाल रंग दिखाई देता है। लेकिन दूर से नीला रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, हमारी आंखों तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए नीला रंग हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, और प्रकिरण की बात करें, हम प्रकिरण की फैलने की बात करें, स्कैटरिंग की बात करें, तो जो लाल रंग है वो बहुत कम फैलता है,
और नीला रंग बहुत ज़्यादा फैलता है और हमारी आँखों के पास में प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा रहती है, आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जो आसमान है हमें इस वायुमंडल के अंदर ही नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आसमान नीला नहीं दिखाई देता, काले रंग का आसमान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल सिर्फ पृथ्वी के कुछ चारों ओर निश्चित एरिया तक ही फैला हुआ है। इसके अंदर ही हमें पृथ्वी का जो कलर है, पानी का कलर, पृथ्वी नीली या कोई से कलर की दिखाई देती है। लेकिन वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष यात्रियों को या किसी को भी जो है हमारी पृथ्वी या कोई भी ग्रह काले रंग का ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो नीला और जो लाल रंग है उसके अंदर एक चीज और हम बात करेंगे विचलन कोण की, वो भी यहां पे लिख लेते हैं। विचलन कोण, विचलन कोण को हम यहां पे डेविएशन एंगल डेल्टा से दर्शाते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दर्शाते हैं उल्टे वाई के आकार, और इसको म्यू से दर्शाते हैं MUE। अब देखिए लाल रंग जो है उसकी विचलन कोण इसका बहुत कम होगा और नीले रंग का जो विचलन कोण है वह बहुत अधिक होगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि जो अपवर्तनांक है उसका और भी कुछ यूज है, उसके बारे में भी थोड़ी सी और अपने जानकारी कर लेते हैं। तो देखिएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तनांक की निर्भरता। तो अपवर्तनांक की निर्भरता में जो आगे वाला जो टॉपिक है जो अपना उसके अंदर हम बात करेंगे कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक के बारे में अगर बात करें हम तो ये अपवर्तनांक है, मान लेते हैं ये अपवर्तनांक है और ये माध्यम किसी भी माध्यम पर सघन है या विरल है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये प्रकाश किरण का वेग और किसी माध्यम में, ये तो निर्वात की बात कर रहा है, ये किस में बात कर रहा है? निर्वात में, निर्वात में। और प्रकाश किरण का वेग किस में? किसी माध्यम में। प्रकाश किरण का वेग किसी माध्यम में, वेग किसी माध्यम में, माध्यम की बात करें। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि म्यू बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बात रोमर ने ज्ञात की थी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश का वेग है किसमें? जहां पे वातावरण नहीं है, निर्वात है। नेक्स्ट देखिए इसमें किसी भी माध्यम में वेग हम Vm ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अगर ये राशि तो आपको पता कांस्टेंट रहती है और जो राशि कांस्टेंट है, नियत है, बदलती नहीं है, उसके लिए हम बराबर और इस राशि को मान लेते हैं समानुपाती के हिसाब से। तो ये आपको पता है कि ये समानुपाती का निशान 1/Vm। इसका मतलब क्या हो गया कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम में प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर माध्यम सघन होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो माध्यम क्या होगा? सघन होगा। और अगर माध्यम सघन होगा तो प्रकाश किरण का वेग क्या हो जाएगा? इसमें कम। इस बात का ध्यान रखना। दोबारा मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं कि अपवर्तनांक प्रकाश किरण का वेग किसमें? निर्वात में। और प्रकाश किरण का वेग किसमें? माध्यम में। तो म्यू बराबर
प्रकाश किरण का वेग तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और प्रकाश किरण का वेग माध्यम में Vm मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम। ये राशि आपको सारी की सारी कन्वर्ट होगी किसमें होगी, समानुपाती में। तो यहाँ पे 1 लगा दिया, 1 भी एक नियत राशि है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/Vm, यानी कि अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये अपवर्तनांक अगर सघन है तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, और उसके अंदर प्रकाश की किरण का वेग घटेगा, और जैसे ही वेग घटेगा तो अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की अगर घटना होती है तो आपको बता दें कि प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, ठीक है, अपनी निश्चित मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आती है। किधर आती है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर गमन करने लग जाती है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि जिस भी, आप ऐसे लिख सकते हो, जिस भी पदार्थ, या ऐसे करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जो पदार्थ अधिक सघन होगा उसका उस माध्यम में प्रकाश किरण का वेग, प्रकाश किरण का वेग कम होगा, ठीक है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तथा घटना कैसी होगी, अपवर्तन की होगी, अपवर्तन की होगी। ये बात आप थोड़ा सा अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक बात इसमें और भी लिख सकते हैं, जो पदार्थ अधिक सघन होगा उसका उस माध्यम में प्रकाश किरण का वेग कम होगा, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तथा घटना अपवर्तन की होगी, तथा इससे अपवर्तनांक न्यू का मान भी बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान भी बढ़ेगा। अपवर्तनांक का मान तो आपको पता है बढ़ेगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसको अगर मैं मिटा दूं तो आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे निकल कर सामने आई है कि ठंडी रातों में, जब रातें ठंडी होती है, उस समय आपको पता है कि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है वायुमंडल में, हवा आसपास में जम जाती है। कहने का मतलब माध्यम सघन हो जाता है, ठीक है। और माध्यम सघन हो गया तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और उसमें उस स्थिति में ठंडी रातों में जो प्रकाश किरण का वेग है वो घट जाएगा, लेकिन जो ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ेगा। इसलिए ठंडी रातों में आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। इस बात को अच्छी तरह से आप थोड़ा सा समझ लें।